हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम अपने कुछ यूट्यूब के इम्पोर्टेंट कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जो कि नीट यूजी गुरु के नाम से है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। देखिए, एनसीईआरटी जो होती है वो नीट यूजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है आपकी बायोलॉजी की, बिकॉज इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सर, यू आर गाइडिंग अस इन अ प्रॉपर वे, बट सम स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस हु थिंक्स दैट दे नो एवरीथिंग एंड दे कैन गाइड द नीट यूजी एस्पिरेंट्स एंड वी वांट गाइडर लाइक यू हु हैव एक्सपीरियंसेस एंड फैक्ट अबाउट इट, थैंक यू सर। तो देखिए, इन्होंने बस मैं ये कमेंट इसलिए लिया क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, मतलब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बच्चे इनबॉक्स में भी मैसेज करते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि निगेटिव बोल रहे हैं एमबीबीएस के बारे में या मेडिकल साइंस के बारे में। तो बच्चे जो होता है तैयारी करने से पहले ही उनका जो वो डीमोरलाइज हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं बार बार आप सबको यही बोलता हूँ कि ना, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ की, आप आईआईटी की कर रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, या किसी भी चीज़ की आप यूपीएससी की तैयारी में लगे हो, तो आपको ना डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए, लोग बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कंपटीशन तो आज की तारीख में हर जगह है, ऐसा है ही नहीं, विदाउट कंपटीशन कोई भी चीज़ है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन तो आपका हमेशा ही रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोरलाइज हो जाओगे। आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और आप compete कर पाओगे। अगर अगर आप अच्छे हो ना, तो आप किसी भी फील्ड में अगर जाओगे ना तो आप अच्छा ही करोगे, ऐसा नहीं कि आप अच्छा नहीं करोगे। तो इसलिए आप हमेशा ना ऐसे लोगों की बातें मत सुनो जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं। अगर डीमोटिवेट हो जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी चीज में आप करियर अपना देखिए। अगर आपको लगता है आप बेटर इंजीनियर बन सकते हैं तो आप इंजीनियरिंग में जाइए, आईआईटी में जाइए। आपको लगता है कि आप बेटर बेटर डॉक्टर बन सकते हैं, आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, ह्यूमन जो आपकी जो फिजियोलॉजी है उसमें है, तो आप एमबीबीएस में जाइए, आप अच्छे डॉक्टर बनोगे। बट ये नहीं कि किसी की बातें सुन के आप ये सोचने लगे कि भाई ये चीज़ खराब है वो चीज़ खराब है, तो वैसा नहीं करना चाहिए इंसान को। अच्छा, नेक्स्ट है कि इन्होंने बोला कि सर, न्यूरो सर्जरी एज अ करियर पे वीडियो बनाई। देखिए, न्यूरो सर्जरी एज अ करियर, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें बस सिंपल फंडा है कि पहले आपको एमबीबीएस करनी पड़ती है। आपने अगर एमबीबीएस कर ली, उसके बाद आपको एमएस करनी पड़ेगी, मास्टर्स इन सर्जरी, या फिर डीएनबी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आपको नीट एसएस एग्जाम देना होगा, एक नीट का सुपर स्पेशलाइजेशन का एक एग्जाम होता है, वो देना होगा। नीट एसएस एग्जाम देने के बाद आपको एमसीएच न्यूरो सर्जरी में आपको सीट मिल जाएगी, या डीएनबी न्यूरो सर्जरी में आपको सीट मिल जाएगी, जो कि 3 साल का कोर्स है, 3 इयर्स का। उसको पास करने के बाद आप न्यूरो सर्जन बन जाओगे। फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे भी वैकेंसी आएगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि। और जहां तक करियर की बात है, तो देखिए, सुपर स्पेशलाइजेशन अगर आपने डीएम या एमसीएच कर लिया, तो चाहे कितना भी दिक्कत क्यों ना हो, 3 से 5 लाख मिनिमम बता रहा हूँ, 3 से 5 लाख पर मंथ तो आप कमाओगे ही कमाओगे। और अगर आपका काम अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी है, आपने जगह सही चूज की है, तो फिर तो मैं ऐसे ऐसे न्यूरो सर्जन्स को जानता हूँ जो 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। तो उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस चल पड़ी, फिर तो कोई लिमिट है ही नहीं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू ज्वाइन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए अब देखना है कि या तो बस आपने एमबीबीएस की है, और या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मतलब कि डीएम या आपने एमएस या एमडी कर रखा है। तो एमबीबीएस अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आप ना अपने स्टेट का जो वेबसाइट होता है ना, उन वेबसाइट्स को देखते रहो। वहाँ पे वैकेंसीज जो होती है ना, निकलती रहती है। वहाँ पे जब भी वैकेंसीज निकले उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। आपका इंटरव्यू होगा, और वो इंटरव्यू होने के बाद आप वहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर सेलेक्ट कर लिए जाओगे। सेम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट की जो वेबसाइट्स जो होती हैं हमारी, जैसे बिहार की अलग है, यूपी की अलग है, वहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। और वहाँ पे स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज आती हैं, तो वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होइए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आसानी से ये ज्वाइन किया जा सकता है।
नेक्स्ट है कि अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ना मैंने एक वीडियो डाला था कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कि जेनेटिकली जब वो पैदा होते हैं तो कुछ उनकी एक आध फिंगर या सारी फिंगर्स जो होती हैं या तो छोटी रह जाती है या एब्सेंट हो जाती है, वो फिंगर होती ही नहीं है। कभी कभी वही जैसे ये आपका थंब है, ये नॉर्मल फिंगर होगी दो और तीसरी फिंगर बहुत छोटी रह जाएगी, ठीक है। तो जो ऐसी जो छोटी जो फिंगर रह जाती हैं या फिंगर है ही नहीं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि जब मैं ऐसा शिफ्ट कर रहा था बिहार में तो मेरे पास एक केस आया था, उसी केस का पिक फोटो लेके मैंने वीडियो डाला था। तो देखिए अगर कहीं भी कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई भी ऐसा चाइल्ड है जिसको कोई भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, हाथ की पैर की बोन की कोई भी डिफॉर्मिटी है, तो या तो आप अपने जो सबसे नजदीक का मेडिकल कॉलेज है वहां जाओ। ओके, अगर वो मेडिकल कॉलेज वाले उस चीज को ट्रीट नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी कोई डिसीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, हर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज नहीं होता, तो जो लोग दिल्ली की तरफ रहते हैं उनको मैं बता दूं कि ये लक्ष्मी नगर के पास में, लक्ष्मी नगर एक दिल्ली में जगह है लक्ष्मी नगर, तो लक्ष्मी नगर के पास में एक हॉस्पिटल है चाचा नेहरू, चाचा नेहरू चाइल्ड हॉस्पिटल, चाचा नेहरू चाइल्ड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ बच्चों का वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल होगा दिल्ली के अंदर, तो चाचा नेहरू हॉस्पिटल में जाके आप इसको एक बार वहाँ के डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सर आप नीट एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में दिया था? कि मेरे टाइम में क्या था, मैंने जब दिया था तो वो AIPMT के नाम से एग्जाम होता था, 16-17 साल पहले की बात है, AIPMT के नाम से एग्जाम हुआ करता था। तब उसमें मेरे टाइम में उसमें एक प्री था और एक मेंस था। तो प्री जो था हमारा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर होता था वो उसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट रहते थे। तो अब बिकॉज मैंने 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 बीएससी की थी, तो बीएससी करने के बाद मैंने अपनी इंग्लिश पहले से ही काफी इंप्रूव करना शुरू कर दी थी, तो जब इंग्लिश मेरी ठीक, मैं इंग्लिश में पढ़ता था क्वेश्चंस को जनरली, और जब इंग्लिश में अगर समझ नहीं आता था तो बगल में वो हिंदी में दिया होता था तो उसको हिंदी में पढ़ लेता था, ऐसे मैं एग्जाम दिया था। और बट जब मेंस की बात आई तो वहां पे हमें लिखना था, ठीक है, वो तो जो रिटन एग्जाम था, तो मैं वहां क्या करता था, मैं हिंदी में ही लिखता था, मैंने लिखा हिंदी में ही था, पर जो मेन मेन टर्म होती हैं जैसे सेल हो गई तो सेल की स्पेलिंग लिख दी ऐसे, जैसे मैं जैसे मुझे लिखना है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, तो मैं लिख देता था माइट्रोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग लिख दी, माइट्रोकॉन्ड्रिया सेल, और उसके बाद उसके बाद पावर हाउस, पावर हाउस होता है। तो इसको आप बोल सकते हो एक तरह से जो बोलते हैं इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मैंने इस तरीके से पेपर दिया था, और मेरा तो सिलेक्शन हो गया था, मुझे दिक्कत नहीं आई थी, मार्क्स दिए गए थे। नेक्स्ट है, इफ वी कांट डू बॉन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी, हाउ मच पेनल्टी पे, ओनली 25 लाख और 25 लाख प्लस स्टाइपेंड? तो ये देखिए, आपको जब ये कंफर्म करना है तो जिस भी स्टेट में आप हो ना, फॉर एग्जांपल आप बिहार हो, तो बिहार का जो बॉन्ड है ना उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। बॉन्ड पेपर्स के अंदर वो सब कुछ लिखा होता है कि आपको केवल 25 लाख देना है या पीजी में जो आपको स्टाइपेंड मिला है वो भी देना है। तो ये mcc.nic की वेबसाइट है, इस पे सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहां पे जाके आप बॉन्ड स्टडी कर सकते हैं, उस बॉन्ड में क्लियरली सारी चीजें ऑलरेडी लिखी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आप नीट की तैयारी कहाँ से किए थे? तो देखो, मैं जो था, मैं नीट की तैयारी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट टाइम तो कोचिंग ली थी, एक मास्टरमाइंड कोचिंग करके क्लासेस थी वो मैंने ली थी, और उसके लिए तो खैर उस टाइम पैसे नहीं थे तो हमें किसी से उधार लेना पड़ा था, हमने 22,000 रुपये उधार लिए थे उस कोचिंग के लिए। बट उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैंने इंडिविजुअल टीचर्स को ढूंढना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरे एक फिजिक्स के टीचर मिले मुझे और एक केमिस्ट्री के टीचर मिले, और उनके साथ मैंने फिर इंडिविजुअल रह के तैयारी की, और उसके बाद तब फिर मेरी चीज़ें स्ट्रांग हुई। फिर और इसी दौरान मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था, तो जब बीएससी में एडमिशन ले लिया मैं बीएससी अपना पढ़ता रहा और तैयारी करता रहा, और जब मैंने बीएससी फाइनल ईयर का जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था उसी साल मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया था। तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की थी। उसके बाद है, भैया मैं 11th में मैथ ली थी, मतलब इन्होंने 11th क्लास में मैथ ली थी, बट 12th में बायोलॉजी ली हूँ, बट इन्होंने 12th में बायोलॉजी ले ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? तो देखिए ये अब मुझे इसका आइडिया है नहीं उतना, पर मैं कोशिश करूंगा आपको पता लगा के बता सकूं, बट अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप एक काम कर सकते हो, आप तो एक तो आप जिस भी स्टेट के हो ना वहाँ का जो स्टेट का जो बोर्ड होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का है माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो वहां पे जाके आप पता कर सकते हो, ऐसे हर स्टेट का ना उसके कैपिटल में एक बोर्ड होता है, तो वहां जाके आप पता कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वरना जो अथॉरिटी जो नीट आपका जो क्वालिफाइंग करती है तो उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ो अच्छे से, वरना उनकी हेल्पलाइन पे बात करने की कोशिश करो, आप वो लोग बेटर आंसर दे पाएंगे इस चीज का।
उसके बाद है सर एमबीबीएस के बाद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कैसे बने, ओनली एमएस करने के बाद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बन सकते हैं क्या सर, प्लीज ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर पे देखिए, ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होता है, वहां पे ना मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है एमडी एमएस कोर्स करके, उसमें जाएंगे तो आपको ऑर्थोपेडिक्स एज अ करियर के बारे में एक वीडियो मिल जाएगी, उसे आप देख लो, आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर एमडी और जेआरशिप में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एमडी जो होता है ना वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, पहले आप करते हैं एमबीबीएस, ठीक है, पहले आपने कर ली एमबीबीएस। अब एमबीबीएस के दो रास्ते हैं, या तो आप जेआरशिप कर लो, या किसी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में जेआरशिप कर लो, या फिर आप क्या करो पीजी का एग्जाम दो, जो कि नीट पीजी के नाम से होता है। जब नीट पीजी का एग्जाम आप क्लियर क्लियर कर लोगे, तब आपको रैंक वाइज किसी न किसी सब्जेक्ट में या तो एमडी या एमएस या डीएनबी की सीट अलर्ट हो जाएगी, फिर वहां पे आप 3 साल उस कोर्स में पढ़ाई करोगे। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर माई एज विल बी 36 ऑन कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस। हाँ जा, ये एक हमारे व्यूअर हैं जो कि अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में है राजस्थान में कहीं, और इनका बोलना है कि जब भी एमबीबीएस पास करेंगे तो इनकी एज 36 के आसपास हो जाएगी। शैल आई गॉट जॉब और नॉट इन प्राइवेट हॉस्पिटल लाइक अपोलो, मेदांता, फोर्टिस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, मैं प्लेस से कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको दिक्कत आने ही नहीं वाली, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको पक्का जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। रही बात गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे दिल्ली में कभी कभी मुश्किल हो जाएगा, बट कभी कभी क्या होता है जब दिल्ली में काफी सारे जेआर ना जॉब छोड़ देते हैं जब पीजी का एग्जाम आता है, तो उस टाइम ना वो एज लिमिट 40 तक कर देते हैं, तब आराम से मैंने देखा है काफी बच्चों को जेआरशिप मिल जाती है। और उसके बाद क्या है कि अदर स्टेट जो होते हैं ना, जैसे बिहार हो गया, और वहां तो हो सकता है आपको कोई ना कोई प्रोविजन में आपको 40 साल के अंदर में भी 40 साल तक भी जीआरशिप मिल जाए, बट कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आपको जीआरशिप नहीं मिलेगी, मिलेगी तो है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल जीआरशिप नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।